Hello friends, good afternoon to all. In this session, we will discuss about the design of shear, and all of you know that this is a very important topic from all exam point of view, especially GATE and DSC. इस वाले चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सीखना है और समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ उसको जरा जो है वो माइंड में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश ये करूंगा कि सारे पॉइंट आपको क्लास के अंदर ही मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दूं, और क्वेश्चन भी जो है इसी के साथ में आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आप रेगुलर इसको जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपका ये शेयर वाला चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हम देखें डिजाइन ऑफ शेयर के अंदर, तो डिजाइन ऑफ शेयर में क्या होता है कि यहाँ पे हम शेयर का बिहेवियर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग शेयर का बिहेवियर देखेंगे कि भाई शेयर जो होता है वो कैसे बीम की डिजाइन को अफेक्ट करता है, किस तरीके से डिजाइन के पैरामीटर इसको जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट हम इसमें देखने वाले हैं। तो डिजाइन ऑफ शेयर के अंदर अगर हम देखें तो मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक बीम दिया गया है, दैट इज द बीम, दैट इज द बीम, और इस that is a simply supported beam and it is subjected to any UDL load, it is subjected to any UDL load, ये W लोड लग रहा है इस पे, और इस W लोड की वजह से ये जो बीम होता है वो बेंड करता है लाइक दिस, ये बीम बेंड कर रहा है इस तरीके से, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। एंड इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर बनाया जाता है तो शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी द शियर फोर्स डायग्राम, ये हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। जब हम बीम के बेंडिंग का इफेक्ट देखते हैं तो हम लोग क्रॉस सेक्शन जो लेते हैं वो लेते हैं सेंटर से, यानी कि बी बाई डी का जो क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, बी इंटू डी का जो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन लिया जाता है सेंटर से, बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। जब मैं शियर के लिए बीम को डिजाइन करूंगा तो शियर के लिए जो क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा वो क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा सपोर्ट से, क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा सपोर्ट से। क्यों सपोर्ट से? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में बेंडिंग शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप शियर के लिए बात करेंगे तो आपका मोर कंसंट्रेशन जो होगा वो किस पे होगा, वो होगा सपोर्ट पे। जब आप बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो आपका मोर कंसंट्रेशन होगा सेंटर पे। ये दोनों पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये देखना है कि शियर की वजह से बीम में किस तरीके से क्रैक होता है, एंड उस क्रैक को रोकने के लिए हम किस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मुझे इसमें शियर रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड करना है तो मुझे ये देखना होगा कि इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन रहा है। शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम लीनियर है, पैराबोलिक है, नॉन लीनियर है, कॉम्बिनेशन है, कैसा बिहेवियर बन रहा है। तो फर्स्ट आई नीड टू ड्रॉ द शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम फॉर द बीम, फॉर द बीम मुझे बीम के लिए शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना होगा कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। एंड जब शियरिंग स्ट्रेस का बिहेवियर पता लग जाएगा तो हम बड़े आसानी से उस सेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम शियर आ रहा है और कहाँ पे मुझे ज्यादा रेनफोर्समेंट यानी कि शियर रेनफोर्समेंट देना है। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो पहला इसमें हो जाएगा दैट इज शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम। शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम, तो शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे दो सेक्शन के लिए, एक हो जाएगा पीसीसी बीम के लिए, दूसरा हो जाएगा आरसीसी बीम के लिए। पहला हो जाएगा दैट इज फॉर पीसीसी बीम, यानी कि होमोजीनियस बीम, होमोजीनियस बीम, और होमोजीनियस बीम के लिए हो जाएगा दैट इज
एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पीसीसी बीम, पीसीसी बीम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शियरिंग से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शियरिंग से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया। सपोज करिए दिस इज अ सेक्शन, ये कोई एक सेक्शन दिया गया, लुक एट दिस इज अ सेक्शन। चूंकि ये पीसीसी बीम है तो इसके अंदर स्टील नहीं होगा और ना ही इसके अंदर कोई क्रैक अपीयर हुआ होगा, ना ही इसमें कोई क्रैक अपीयर हुआ होगा, ऐसा मान रहे हैं, राइट। This is the neutral axis. This is the neutral axis. This is called neutral axis. तो इसके लिए अगर मुझे शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आपको डेप्थ दिया जाएगा, दैट इज द डी, दैट इज द डेप्थ डी। और न्यूट्रल एक्सिस से हम ये देखेंगे कि हाफ पार्ट ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दैट इज डी बाई टू, दैट इज डी बाई टू। एंड नीचे भी हो जाएगा, दैट इज द डी बाई टू, दैट इज द डी बाई टू। विड्थ ऑफ दिस सेक्शन इज द बी, विड्थ ऑफ दिस सेक्शन इज द बी। तो दोस्तों अगर मुझे इसके लिए शियरिंग स्ट्रेस का इक्वेशन यानी कि शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो मुझे शियर स्ट्रेस का इक्वेशन लिखना होगा। तो शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा, शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा दैट शियर स्ट्रेस Q, ये दिया जाएगा दैट इज Q इज इक्वल टू V अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार, V अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार। ये आपके पास में इक्वेशन हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस का। यही इक्वेशन डिसाइड करेगी कि तुम्हारे पास में शियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बनेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, that will purely decided by this equation, that is Q equal to V upon IB into AY bar। तो जब मुझे शियरिंग स्ट्रेस के लिए देखना है दोस्तों तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया लेना होगा। तो मैंने एक एरिया ले लिया, दिस इज द वन, दैट इज द एरिया। इस एरिया की न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इस एरिया की न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा y, वो हो जाएगा y। तो भाई एक चीज बताइए, इसका एरिया कितना होगा जो आपके पास में ग्रीन कलर में किया गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्शन। तो इसके एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो एरिया हो जाएगा दैट इज द बी, और ये छोटा सा डेप्थ इतना सा, ये तुम्हारे पास रेक्टेंगल बन रहा है जो ग्रीन कलर में दिया गया है, जो ग्रीन कलर में हमने शो करा है, दिस इज द वन। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज द बी एंड दिस हाइट, एंड दिस हाइट। तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट हो जाएगा तुम्हारे पास डी बाई टू माइनस वाई। तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, दैट इज द वन। वाई बार जो दिया जाता है, वाई बार दिया जाएगा दैट इज इस एरिया के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इस एरिया के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द वाई बार, दैट इज नोन एज द वाई बार। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, shear stress that is Q is equal to V upon IB into A Y bar। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Q is equal to V upon I into B, ब्रैकेट में हो जाएगा एरिया। एरिया हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे हम लोग B इंटू डी बाई टू माइनस वाई, दिस इज द एरिया। नाउ लुक एट दिस, ये आपके पास में एरिया बन जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा हाइट इतना सा, ये क्या होगा डी बाई टू में से ये y माइनस कर देता हूं तो रिमेनिंग बच जाएगा। नाउ y बार हम क्या लिखेंगे दोस्तों, y बार लिखा जाएगा कुछ ऐसे। तो y बार हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या लिखेंगे, देखो y बार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे d बाई टू में से
इस डेप्थ का हाफ माइनस कर देता हूं, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीधी कहां पर होगा, h/2 पे। तो ये जो हाइट है उसका आधा में ये वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, किससे, d/2 में से। तो ये y बार आ जाएगा, तो d/2 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज d/2 माइनस 1/2 इंटू ये हाइट, इसका आधा माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d/2 माइनस y इंटू लाइक दिस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b से b कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज q इज इक्वल टू v अपॉन i ब्रैकेट में हो गया तुम्हारे पास, दैट इज d/2 माइनस y। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। जब 2 को बाहर ले लिया तो मेरे पास में यहाँ क्या बच गया, d माइनस 1/2 d/2, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही, ताकि कंफ्यूजन बना रहे। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज d माइनस ब्रैकेट के अंदर d/2 माइनस y ब्रैकेट बंद, और ऐसा करके कुछ था। तो जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। तो सोल्व करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हटा देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस y, दैट इज द प्लस y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो d में से d/2 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, d/2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन होगा q इज इक्वल टू v/2i ब्रैकेट में हो जाएगा, दैट इज d/2 माइनस y इंटू d/2 प्लस y, दैट इज द इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं कह सकते हैं कि हमारे पास में शियरिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशन दिया जा रहा है वो हो जाएगा q इज इक्वल टू v/2i इंटू d/2 माइनस y इंटू d/2 प्लस y। तो ब्रैकेट में जो पोर्शन लिखा है वो बन रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका मैथमेटिकल जो है फॉर्मेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज q इज इक्वल टू v/2i इंटू d स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, d² माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मल जनरल इक्वेशन बन गया इस बीम के लिए, शियर के लिए। तो इस इक्वेशन से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं, देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इस इक्वेशन को देखते हुए बता सकता हूं कि मेरे पास में जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, वो शेप बनेगा पैराबोलिक। कैसे, v कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, i कांस्टेंट, d कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन रहा, ये रहा वेरिएबल, y क्या होगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा वेरिएबल, दैट इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर या डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर होगा, वेरिएबल का पावर 2 है तो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर है 2। तो जब वेरिएबल का पावर 2 है तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा कौन सा, वो बनेगा पैराबोलिक, दैट इज ए पैराबोलिक। ठीक है दोस्तों, वो बनेगा पैराबोलिक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेसेस का वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास y का वैल्यू हमने मेजर किया न्यूट्रल एक्सिस से, तो y का वैल्यू टॉप पे यानी कि इस पॉइंट पे कितना होगा, d/2, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा 0, बॉटम पे कितना होगा अगेन d/2। तो इन तीनों के लिए हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं क्या क्या होगा। तो y एट टॉप ऑफ बीम, एट ए टॉप ऑफ बीम, तो ये हो जाएगा y टॉप हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज d/2।
दैट इज d/2। तो क्यू टॉप जो दिया जाएगा वो हो जाएगा क्यू टॉप इज इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू d² माइनस d²/4। तो दैट बिकम 0, यानी कि क्यू टॉप हो जाएगा तुम्हारे पास, क्यू टॉप का वैल्यू हो जाएगा 0। टॉप पे तुम्हारे पास में जो स्ट्रेसेस बन के आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स इट, ये होना भी चाहिए था। अब अगर आप इस पे बॉटम पे देखते हैं, बॉटम पे देखते हैं तो कितना होगा, बॉटम पे हो जाएगा एट बॉटम ऑफ द बीम, एट बॉटम ऑफ बीम, तो वाई बॉटम हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज d/2, दैट इज d/2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्यू बॉटम तो ये दिया जाएगा दैट इज क्यू बॉटम, सेम वैल्यू है तो ये हो जाएगा v अपॉन 2i इंटू d²/4 माइनस d²/4। सो दैट गिवन बाय क्यू बॉटम दिया जाएगा दैट इज 0, क्यू बॉटम दिया जाएगा दैट इज 0। ये आपके पास में वैल्यू दे देगा कुछ ऐसे। नाउ टॉप और बॉटम पे वैल्यू बन गया मेरे पास 0 और ये होना भी चाहिए था। अब हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, तो एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस तो y न्यूट्रल एक्सिस दिया जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो q न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, q हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पे दैट इज v अपॉन 2i इंटू d²/4 माइनस 0। तो q न्यूट्रल एक्सिस होगा, q न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा v d² अपॉन 8i, v d² अपॉन 8i दैट इज द वन। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। ये हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे। यानी कि अगर हम इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा आपके पास कुछ ऐसा, स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। और ये बन रहा है मेरे लिए पीसीसी के लिए, ये हो जाएगा पीसीसी बीम के लिए। तो पीसीसी बीम के लिए शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, सेंटर पे होगा मैक्सिमम एंड टॉप और बॉटम पे होगा 0, टॉप और बॉटम पे होगा 0। सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, राइट। यहाँ पे होगा 0, बॉटम पे होगा 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे होगा दैट इज v d² 8i, दैट इज द वन। और ये हो जाएगा फॉर पीसीसी बीम, फॉर पीसीसी बीम, राइट। तो शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम इज, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम इज पैराबोलिक, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम होगा पैराबोलिक। ठीक है दोस्तों, आई होप इसके अंदर किसी को कोई इश्यू नहीं होगा, दैट इज वेरी इजी। नाउ इस डायग्राम को अगर हम देखें तो मेरे पास में सेक्शन जो था वो कैसा था, होमोजीनियस सेक्शन था। और होमोजीनियस सेक्शन के लिए डायग्राम बनाने के अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में सीधा कंसेप्ट है जिसको यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेट, यानी कि डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब हम ले रहे हैं कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन का मतलब है आरसीसी। अब हम ले रहे हैं आरसीसी सेक्शन। तो आरसीसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो कंक्रीट है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ओनली स्टील लगा हुआ है और कुछ नहीं मानते हैं। रिपीट कर देता हूं, आरसीसी के अंदर हम क्या मानते हैं, इसको लिख ही लेते हैं, उसको वैसे समझते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन का मतलब हो जाएगा दैट इज आरसीसी। और आरसीसी में अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सेक्शन देखें तो सेक्शन के अंदर मेरे पास में क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने स्टील लगा रखा है दैट इज द स्टील, ये हो जाएगा स्टील। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंक्रीट नहीं मान रहे हैं दैट इज द वन। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, राइट।
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो हो जाएगा कंक्रीट, ये हो जाएगा कंक्रीट। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे इसके लिए जो सेक्शन अपने सामने शो हो रहा है, इसके लिए मुझे जो है वो शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाना होगा। तो जब मैं इस डायग्राम को अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे पास में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो सेक्शन है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसको मैं एक्स ए से डिनोट कर देता हूं। ये मेरे पास में और तो विड्थ हो जाएगा बी, ये विड्थ हो जाएगा बी। नाउ अब अगर मुझे इसको एनालिसिस करना है तो मुझे ये देखना होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इसका बिहेवियर कैसा होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पे जब शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम इसमें बनेंगे दो, एक होगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस, अबव न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा होगा बिलो न्यूट्रल एक्सिस। एक हो जाएगा अबव न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा होगा बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अबव और बिलो का मतलब क्या हो गया, अबव द न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास में ओनली कंक्रीट है, होमोजीनियस पोर्शन है, जबकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के अंदर मेरे पास में ओनली नीचे स्टील लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो मुझे इसको इसका बिहेवियर क्या करना होगा, इसका बिहेवियर मुझे एनालाइज करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम अबव द न्यूट्रल एक्सिस। शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम अबव न्यूट्रल एक्सिस, अबव न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर हम देखेंगे लाइक दैट। तो अबव न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नीचे वाले पोर्शन पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ समझने के लिए। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया लाइक दिस। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा अबव द न्यूट्रल एक्सिस वाले पे, तो मैं उसको जूम करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा नीचे मान लेता हूँ अपने समझने के लिए, ताकि हम लोग इसको क्लियरली समझ सके, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, एक सेक्शन लिया, दैट इज द सेक्शन जो हम लोग पहले वहां देखे थे, दिस इज द सेक्शन, और इस सेक्शन का एरिया हो जाएगा ए, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई, और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो डिस्टेंस दिया जाएगा, दैट इज द वाई बार, दैट इज द वाई बार, और विड्थ आपको दे ही रखा है, दैट इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, दैट इज द बी, एंड ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दैट इज द एक्स ए, और ये हो जाएगा दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ नीचे हमें स्टील दे रखा है, हम इसको अगर पूरा डायग्राम बनाए तो यहाँ पे मेरे पास में हो जाएगा एरिया, ये नीचे कोई भी कंक्रीट नहीं है, ओनली स्टील लग रहा है, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस वाले पोर्शन पे। तो दोस्तों इसके लिए जब शियरिंग स्ट्रेस का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट शियर स्ट्रेस दिया जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू V अपॉन IB इंटू ए वाई बार, V अपॉन IB इंटू ए वाई बार। दैट इज द वन। तो जो चीजें अभी हमने करी है पीसीसी बीम के लिए, सेम ऐसा कैसा इसके लिए होगा। कारण ये है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेरे पास में ओनली कंक्रीट है, तो ओनली कंक्रीट के लिए हम लोग ऐसा जो है इसको पीसीसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू V अपॉन IB इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा B इंटू एक्स ए माइनस वाई। नाउ लुक एट दिस, यानी कि तुम्हारे पास में ये हाइट x है और ये हो जाएगा दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस वाई, तो दैट इज द एरिया B इंटू दिस वन। नाउ अब हम करेंगे y बार,
तो y बार क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा XA में से इस हाइट का आधा माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इसमें -1/2 इंटू XA माइनस y सो ऑन। अब मैं क्या करूं, इसको सोल्व करता हूं, तो सोल्व करूंगा तो क्या होगा, दैट b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में इक्वेशन बनेगा दैट इज q इज इक्वल टू v अपॉन i इंटू XA माइनस y। ना अब क्या कर रहा हूं, देखो दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको बाहर ले लेता हूं। तो जब इस 2 को बाहर लूंगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, और इससे मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा, सबसे पहले मैं 2 से बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ XA माइनस XA प्लस माइनस y, ये हो जाएगा माइनस वाई सिंपल। जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज q इज इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू दैट इज XA माइनस y। नाउ ये हो जाएगा 2x में से x गया, एक x बचा, XA माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे मेरे पास में शेयरिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन दिया जाएगा, दैट इज q इज इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू XA का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, XA का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन। दैट इज द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल को अगर देखूंगा तो वेरिएबल है मेरे पास में y वैल्यू। तो y वैल्यू क्या वेरिएबल है, तो y का पावर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में वेरिएबल कौन बना, वेरिएबल हो गया y। तो वेरिएबल y है तो y का पावर कितना दे रखा है 2, तो शेप कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो शेप बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे पैराबोलिक। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया, शेप बनेगा पैराबोलिक। अब हमारे पास में जो हम वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू, y का वैल्यू या तो टॉप पे पुट करेंगे या न्यूट्रल एक्सिस पे पुट करेंगे, बॉटम पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर अबोव द न्यूट्रल एक्सिस। जो सामने इक्वेशन लिखा है वो इक्वेशन वैलिड है अबोव द न्यूट्रल एक्सिस ओनली, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के लिए वैलिड नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इस इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एट द टॉप, एट टॉप पे क्या हो जाएगा, वाई टॉप हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज XA, वाई टॉप का वैल्यू हो जाएगा XA। नाउ लुक एट दिस, टॉप पे हो जाएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, XA के बराबर हो जाएगा दिस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y टॉप का वैल्यू हो गया XA। ओके, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, राइट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज q इज इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू इंटू XA स्क्वायर माइनस XA स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि q टॉप हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू 0, q टॉप का वैल्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली एट न्यूट्रल एक्सिस देखोगे तो क्या होगा, एट न्यूट्रल एक्सिस अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा y न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में q न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू v अपॉन 2i इंटू XA स्क्वायर माइनस 0 का माइनस 0। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास q न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू VXA स्क्वायर अवर 2i, VXA स्क्वायर अवर 2i, दैट इज द वन। सो ये शेप बनेगा आपके लिए कहाँ पे, अबव द न्यूट्रल एक्सिस पे जो है तुम्हारा बन जाएगा, टॉप पे वैल्यू होगा 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू हो जाएगा VXA स्क्वायर अपॉन 2i, राइट। इसमें कोई डाउट हो बताइए किसी को भी, एनीवन, एनीवन। सो
यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो मेरे पास में इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो शियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनेगा above the neutral axis, that is the parabolic, ये शेप बनेगा above the neutral axis के लिए। अब अगर हम देखें शियरिंग स्ट्रेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कैसा बनेगा, विल सी। So now we are going to draw the shearing stress diagram below neutral axis, below the neutral axis। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में सेक्शन जो बना हुआ है ना, उसको जरा ध्यान से अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिएगा मैं यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कैसे ड्रॉ किया जा रहा है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसके लिए एक 3D डायग्राम बना देता हूँ। तो 3D डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिया गया, लुक एट दिस, दैट इज द सेक्शन। हियर इज द सेक्शन। ये आपके पास में कोई एक सेक्शन बन रहा है, लुक एट दिस। तो इस सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास में न्यूट्रल एक्सिस वाला जो प्लेन होगा, न्यूट्रल एक्सिस वाला जो प्लेन होगा वो प्लेन होगा यहाँ के, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस प्लेन। ये जो रेड कलर में ड्रॉ कर रहे हैं वो हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस वाला प्लेन। तो ये बड़ा डिम सा दिख रहा होगा आपको क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है हमें, तो इसके लिए मैं उसको बनाने इतना इतना लाइटली शो कर रहा हूँ। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है वो तो हो जाएगी बेंडिंग कंप्रेशन में, और उसके लिए कैसा बिहेवियर होगा वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भी हमने बिहेवियर किया इसके अंदर। हमारा मकसद है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो स्टील है उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर स्टील प्रोवाइड कर दिया। तो जब हम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार होगा यहाँ पे, 1 बार विल बी हियर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक बार बना दिया लाइक दिस, एक बार यहाँ पे लग रहा है, दूसरा यहाँ लग रहा है और तीसरा यहाँ लग रहा है, 3 बार बना लेते हैं। तीनों बार को मैं इसमें लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, एक बार यहाँ पे है इस तरीके से, और एक दूसरा बार है जो यहाँ पे लग रहा है, दूसरा बार यहाँ पे लग रहा है, और तीसरा बार जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है लाइक दिस। ये 3 बार लग रही हैं जो नीचे की साइड लग रही हैं। अब मुझे देखना है कि भाई हमारे पास क्या ये बार पे ही, देखो शियर जो जनरेट होगा कहाँ पे होगा, बार पे जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि इसके नीचे तो हम कंक्रीट मान नहीं रहे हैं। तो जब इसके नीचे बार पे जनरेट होगा तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेक्शन कट कर लेते हैं। एक हमने सेक्शन लिया ये वाला 1-1 सेक्शन, एक सेक्शन लिया हमने ये वाला 2-2 सेक्शन, एक सेक्शन हो गया मेरे पास 1-1 सेक्शन, और एक सेक्शन हो गया 2-2 सेक्शन, दैट इज द 1-1। ये हो जाएगा 1-1 सेक्शन और ये हो जाएगा 2-2 सेक्शन। इन दोनों सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास में, दैट इज द dx। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, dx डिस्टेंस होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सेक्शन को, इस 1-1 सेक्शन को अगर देखूंगा तो ये पूरी इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक कट करके होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक जो कट कर रहे हैं दोस्तों वो कट कर लेते हैं ये वाला ओनली, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, जो मैं ब्लू कलर में शो करने वाला हूँ, वो पोर्शन हम लोग कट कर रहे हैं। एक तो ये, एक ये, और यहां से इधर, और ये पोर्शन, ये जो ब्लॉक बन रहा है ये वाला ब्लॉक मैं क्या कर रहा हूँ,
कट करके जो है वो अपने साइड ले लूंगा। दिस इज द वन, दिस इज द वन, राइट। तो अगर ये ब्लॉक जो आपको सामने से दिख रहा है, जो मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। समझना इस चीज को। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को बाहर निकाल दिया। तो इस ब्लॉक को जब मैं बाहर निकालूंगा तो मैं अभी छोटा सा यही बना देता हूँ। तो बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में ऐसा कुछ होगा, ये ब्लॉक होगा ऐसा कुछ, दैट इज द वन। यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ऐसा कुछ, हियर इट इज, एंड दिस इज द वन, हियर इट इज। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायमेंशन देखते हैं तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपके पास में बी, दैट डायमेंशन इज द बी। मैं वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूं जैसा मैंने कट किया है, दैट डायमेंशन इज द बी। width of the section, that is the width of the section. Now this dimension is the dx, ये डायमेंशन हो जाएगा that is the dx, this is the one। और इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में बार लग रही है, एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर जा रही है, एक बार इधर जा रही है। इसी साइड में अगर आप इसके उधर की साइड देखोगे तो 3 बार उधर की साइड निकली हुई होगी। ये मैंने ब्लॉक बना के जो यहाँ पे बना हुआ था उसको बना के इधर बना दिया, ऐसा करके कुछ, कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज वेरी इजी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास में शेयरिंग सी डायग्राम बिलो द न्यूट्रल एक्सिस अगर हम देखते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा, कंक्रीटिंग का ब्लॉक ये है, उसके अंदर रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो जब रेनफोर्समेंट पे फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे शियर डेवलप होगा। फोर्स को रजिस्ट करने के लिए इसकी सरफेस पे शियर डेवलप होगा, और वही इंटेंसिटी मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, दैट इज वेरी इजी। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसका 2D डायग्राम बना देता हूं। तो 2D डायग्राम का मतलब है मैं यहाँ पे डायग्राम जो बनाऊंगा दोस्तों वो बनेगा ओनली ये फेस वाला, जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है ओनली वो वाला। ओनली फ्रंट वाला डायग्राम बनाया जाएगा, यानी कि ये बनाया जाएगा सामने वाला। तो सामने वाला अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द 2D डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस। This is the section, front section, and here I can say this is the neutral axis, here I can say this is the neutral axis, right? This is called neutral axis, and the UDL load which is subjected on the UDL load मान लो, कोई सा भी लोड मान लो, खैर that is the UDL load, and the section which is taken here, यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा 1-1, यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा 1-1, और यहाँ पे सेक्शन होगा 2-2, that is the section। तो यहाँ पे दोस्तों तुम्हारे पास सेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1-1, और यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा दैट इज द 2-2। इन दोनों सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहलाया जाएगा दैट इज द dx, ये डिस्टेंस हो जाएगा dx। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें क्या होगा कि कंप्रेशन में जब बेंडिंग कंप्रेस होगी तो ऊपर कंप्रेशन आएगा, कंप्रेस आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स जनरेट होगा इधर, और फोर्स जनरेट होगा इधर। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा दैट इज द सी, और यहाँ पे dx डिस्टेंस बाद में फोर्स लगेगा c प्लस dc। तो ये हो जाएगा c प्लस dc कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ पे फोर्स लगेगा c। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हारे पास में जो मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट होगा ओनली m, और यहाँ पे मोमेंट यानी कि x डिस्टेंस बाद में मोमेंट बढ़ जाएगा m प्लस dm, ये मोमेंट बढ़ गया। तो जब मोमेंट बढ़ गया इसका मतलब फोर्स भी बढ़ा हुआ है। ये हमने कंप्रेशन साइड का बिहेवियर देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, टेंशन में स्टील लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेंशन में स्टील प्रोवाइड कर दिया। दिस इज द रेनफोर्समेंट विच आई हैव प्रोवाइडेड इन द टेंशन साइड। तो जब मैं टेंशन साइड में देखता हूं दोस्तों तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे ये आपको ग्रीन कलर वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में एक अनबैलेंस, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा T। जब यहाँ पे C हो रहा है
जब यहाँ पे C हो रहा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, T जनरेट होगा। जब इधर की साइड तुम्हारे पास में C प्लस DC जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जनरेट होगा T प्लस DT, T प्लस DT। तो सीधी सी बात है, हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस फेज पे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है इस नीचे वाले पोर्शन पे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन पे। तो इधर फोर्स लग रहा है T, इधर फोर्स लग रहा है T प्लस DT, यानी कि इधर लग रहा है 10 यूनिट का फोर्स और इधर लग रहा है 12 यूनिट का फोर्स। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बार है वो किधर जाएगी, इधर की साइड जाएगी या इधर की साइड जाएगी? तो जिधर ज्यादा फोर्स है उधर की साइड जाएगी, हाँ या ना? तो मैं ये देखता हूँ इधर अगर 10 लग रहा है, इधर अगर 12 लग रहा है, तो 2 यूनिट का लोड ऐसा है जिसको मुझे बैलेंस करवाना है, या 2 यूनिट का लोड ऐसा है जो यहाँ पे तुम्हें सरफेस पे शियर जनरेट करेगा, दैट इज द मेन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो शियर जनरेट करेगा वो शियर जनरेट करेगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे हो जाएगा शियर और ये डायरेक्शन होगा ऐसे। ये डायरेक्शन ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे dt अनबैलेंस फोर्स है, दिस dt इज द अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। तो अगर मुझे dt का वैल्यू पता लग जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस के नीचे शियरिंग स्ट्रेस का शेप कैसा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा JD, दोनों फोर्स के बीच का लीवर आर्म जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, दैट इज द JD। तो मेरा एम क्या है, मेरा एम है DT फोर्स यानी कि अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करना। तो अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स के लिए मोमेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। तो मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे एक तो 1 1 पे, एक लिखेंगे 2 2 पे। एट सेक्शन 1 1 सेक्शन पे हम क्या लिखेंगे, 1 सेक्शन पे लिखा जाएगा दैट इज m इक्वल टू T इंटू JD, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 2 2 पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेक्शन 2 2। यहाँ पे इक्वेशन लिखा जाएगा m प्लस डी एम इक्वल टू T प्लस DT, T प्लस DT J इंटू D, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब मुझे क्या करना है, dt का फोर्स, dt का वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा m प्लस डी एम माइनस एम इक्वल टू T प्लस DT, T प्लस DT J इंटू D माइनस T इंटू JD। तो मेरे पास में यहां से वैल्यू आ जाएगा दैट इज dm इक्वल टू dt JD, dt इंटू JD। तो dt हो जाएगा तुम्हारे पास, dt हो जाएगा दैट इज dt इज इक्वल टू dm बाय JD, दैट इज द अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स, दैट इज द अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स। अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स एंड दिस इक्वेशन बिकम थर्ड, ये तुम्हारे पास में इक्वेशन बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स किसके द्वारा रजिस्ट होगा, ये अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स रजिस्ट होगा यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा रजिस्टिंग फोर्स उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रजिस्टिंग फोर्स के द्वारा ये क्या होगा, जो है वो बैलेंस होगा। तो दिस अनबैलेंस फोर्स इज, दिस अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स इज रजिस्टेड बाय रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स। तो रजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, तो रजिस्टिंग फोर्स दिया जाएगा यहाँ पे दैट इज
तो रजिस्टिंग फोर्स दिया जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो हो जाएगा तुम्हारे पास में क्यू, स्ट्रेस हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा क्यू, और ये क्यू इंटू एरिया, एरिया कितना होगा बी इंटू डी एक्स, दैट इज बी इंटू डी एक्स, एरिया हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स होगा एरिया इंटू स्ट्रेस, तो क्यू इंटू बी इंटू डी एक्स, क्यू इंटू बी इंटू डी एक्स, दैट इज कॉल्ड द रजिस्टिंग फोर्स। ये हो जाएगा रजिस्टिंग फोर्स। तो भाई ये रजिस्टिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, तो ये डेवलप होगा जितना तुम्हारा अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, राइट। जितना अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स होगा उतना ही रजिस्टिंग फोर्स होगा, हाँ ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बराबर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेटिंग करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा दैट इज dt इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी एक्स, क्यू इंटू बी इंटू डी एक्स। तो dt को मैं लिख सकता हूँ dm बाई जे डी, तो dt को लिखा जा सकता है dm बाई जे डी, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे q हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा dm बाई डी एक्स इंटू बी इंटू जे डी, dm बाई डी एक्स बी इंटू जे डी। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, q का इक्वेशन लिखा जाएगा वो हो जाएगा, q का इक्वेशन लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज q इज इक्वल टू dm बाई dx को मैं लिख सकता हूँ, dm बाई dx को लिख सकता हूँ मैं शियर फोर्स। तो अगर आप मोमेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो यू विल गेट द शियर फोर्स वैल्यू, और ये हो जाएगा v अपॉन बी इंटू जे डी, वी अपॉन बी इंटू जे डी, दैट इज द शियरिंग स्ट्रेस वैल्यू बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ये तुम्हारे पास में हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको जरा हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज Q इज इक्वल टू V अपॉन बी इंटू जे डी, बी इंटू जे डी, दैट इज द शियरिंग स्ट्रेस बिहेवियर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे पास में दिया जाएगा Q इज इक्वल टू V अपॉन बी इंटू जे डी, V इज द कॉन्स्टेंट, B इज द कॉन्स्टेंट, JD इज द कॉन्स्टेंट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आरसीसी के लिए बिलो द न्यूट्रल एक्सिस शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कंक्लूजन करके, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम फॉर आरसीसी सेक्शन बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें आरसीसी के लिए तो क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ करेंगे आरसीसी के लिए तो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द सेक्शन, ये हो जाएगा सेक्शन तुम्हारे पास में। और यहाँ पे अब हम न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं एज इट इज, जैसा हम नॉर्मली मानते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे डायग्राम तो कैसा बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे पास डायग्राम, अबव द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज द पैराबोलिक, above the neutral axis that is going to be the parabolic। ये हो जाएगा पैराबोलिक। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस अगर हम देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कांस्टेंट। सो दैट इज द बिहेवियर, यानी कि अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो आरसीसी के लिए स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा पैराबोलिक, दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोलिक, एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगा कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हो जाएगा पैराबोलिक, ये हो जाएगा अबव न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगा बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो आरसीसी के लिए ये तुम्हारे पास होगा, आरसीसी के लिए फॉर आरसीसी हमने स्टील लगा दिया यहाँ पे, दैट इज द स्टील, और हमने ये बोला कि देयर इज नो कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, देयर इज नो कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द वे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, एनीवन प्लीज, एनीवन? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है किसी को, एनीवन? ओके तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन करें इसको, तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम कंक्लूजन कर देते हैं। कंक्लूजन हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम पहला हो जाएगा फॉर पीसीसी, पीसीसी के लिए होगा पैराबोलिक अलोंग द डेप्थ ऑफ सेक्शन, पैराबोलिक अलोंग द डेप्थ ऑफ सेक्शन, दूसरा हो जाएगा आरसीसी के लिए पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस, एंड कांस्टेंट बिलो न्यूट्रल एक्सिस, एंड कांस्टेंट बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हो जाएगा पीसीसी के लिए तुम्हारे पास में होगा पैराबोलिक अलोंग द डेप्थ ऑफ सेक्शन, एंड आरसीसी के लिए हो जाएगा पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड कांस्टेंट बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है जी, तो ये चीजें जनरली तुम्हें जो है पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट हो बताइए किसी को भी, एनीवन प्लीज, एनीवन? तो यहां से मेरे पास में शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम का मीनिंग पता चल गया, किस तरीके से होता है, कैसे होता है। अब अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूं अपने इस डायग्राम में, तो हमें ये पता चला कि टेंशन साइड में जो होगा, ये वाला क्यू जो होता है वो शियर जनरेट करेगा, शियर जनरेट करेगा, राइट। तो अब मुझे देखना है बिहेवियर ऑफ द शियर, अब मुझे देखना बिहेवियर ऑफ द शियर, और मुझे ये पता करना है कि भाई कौन सा स्टील जो है वो शियर को रोकता है, यानी कि टेंशन स्टील और कंप्रेशन स्टील में से कौन सा शियर को रोकता है, किस तरीके से रोकता है, और ये कैसे बिहेव करता है। तो मुझे देखना है यहाँ पे बिहेवियर ऑफ शियर ऑन बीम। तो नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारे पास में शियर बिहेवियर ऑन बीम। तो यहाँ पे अगर हम इसको समझे बिहेवियर ऑफ शियर ऑन द बीम को अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई भी एक बीम है, तो यहाँ पे मैं एक बीम बना देता हूं, दैट इज इन 2D। तो ये बीम हो जाएगा दैट इज इन 2D। सो ये तुम्हारे पास में बीम हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं ये हो जाएगा सपोर्ट, दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट, इधर सेम साइड होगा, इधर की साइड भी सपोर्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम दे देते हैं ये शो हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस।
अगर मैं इस बीम को जरा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास में ये वाला जो पोर्शन होगा बीम का, ये वाला जो पोर्शन होगा बीम का, कौन सा पोर्शन, जो जस्ट अबव द बीम, जस्ट अबव द सपोर्ट है, जस्ट अबव द सपोर्ट जो है, वो बीम का पोर्शन में क्या होगा, उस बीम के पोर्शन के अंदर तुम्हारे पास जब लोड लग रहा है, तो लोड कैसे लग रहा है, लोड लग रहा है इधर से, ये लोड लग रहा है, यानी कि इस पोर्शन पे, यानी कि आप अगर आप इस पोर्शन पे देख रहे हैं, इस पोर्शन पे अगर आप देख रहे हैं, तो इस पोर्शन पे ऊपर से लोड लग रहा है और नीचे से रिएक्शन आ रही है। तो ये बीम का पोर्शन प्योर एक्सियल, ये बीम का पोर्शन तुम्हारा जो है वो एक्सियल पार्ट में रहेगा, कारण यहाँ पे भी तुम्हारे पास में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास में एक तरीके से फोर्स ही मान लीजिए, तो ये तुम्हारा एक्सियल पार्ट में आ गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इधर आता हूं, जैसे मैं इस सेक्शन के जस्ट इधर आता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। तो बिहेवियर कैसा होगा, तो उसके लिए अगर हम देखें, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ले लिया, ये इट इज। तो इस ब्लॉक पे अगर देखता हूं तो क्या होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इधर की साइड से जो तुम्हारे पास शियर फोर्स लग रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स जनरेट करेगा। ये जो लोड ऊपर से लग रहा है वो क्या करेगा, इसको नीचे की साइड जो है वो इस तरीके से शियर करने की कोशिश करेगा। तो इस ब्लॉक पे दो वर्टिकल शियर लग रहे हैं, दो वर्टिकल शियर लग रहे हैं, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वजह से तुम्हारे पास में ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो है वो डिस्टोर्शन देगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान और देनी है, ये जो भी मैंने डायग्राम बनाया जिसके अंदर ये शियर दिया है, तो ये ओनली शियर की वजह से है। तो जब ये बीम बेंट होती है, तो जब ये बीम बेंट होती है तो इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हॉरिजॉन्टल शियर भी जनरेट होगा, जो होगा कुछ इस तरीके से, ये होगा कुछ इस तरीके से, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल शियर। तो इसको अगर मैं जूम करके देखता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुझे दिया जाएगा कुछ ऐसे, ये तुम्हारे पास में ब्लॉक बना हुआ था, दैट इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास में जो शियर लग रहा है, वो शियर लगेगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा शियर, हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दैट इज द, ये जो पार्ट बना है ये हो जाएगा शियर फोर्स की वजह से, ये जो पार्ट बना है ये बना लोड की वजह से, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये बन रहा है बेंडिंग की वजह से, ये वाला पार्ट जो बन रहा है वो बन रहा है बेंडिंग की वजह से। तो अब अगर मैं इसमें देखता हूं तो क्या हो जाएगा, जब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, शियर जनरेट होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, शियर जनरेट होगा। तो ये जो शियर रहा है इसकी वजह से सेक्शन क्या होगा, डिस्टोर्ट होगा। तो डिस्टोर्ट होगा तो ये वाला पॉइंट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। यानी कि मेरे पास में इसका जो बिहेवियर होगा अब वो ऐसा बन जाएगा, ड्यू टू शियर। तो येलो कलर में जो तुम्हारे पास में ब्लॉक बना हुआ था, अब वो व्हाइट वाले शेप में बन चुका है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द शियर। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास में जो सेक्शन है वो डिस्टोर्ट हो गया, वो क्या हो गया, डिस्टोर्ट हो गया। और डिस्टोर्ट होने से क्या हुआ, डिस्टोर्ट कैसे हुआ, डायगनली। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में हो गया डायगनल कंप्रेशन, that is going to be diagonal compression, and that is going to be diagonal tension. Diagonal compression, diagonal tension, डायगोनल टेंशन, और ये हो जाएगा डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर मतलब हुआ कि मेरे पास में ब्लॉक नहीं, यानी कि जो कंक्रीट का बिहेवियर है जो शियर के अंदर, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ दैट इज ए पार्ट, और ये ए पार्ट का ही यहाँ पे है, तो ये अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शियर की वजह से डायगोनल इफेक्ट हुआ है,
डायगोनल इफेक्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इस बीम का, अब मैं देखिए इस बीम का बेंडिंग का इफेक्ट बनाता हूं, तो यहाँ पे इसका छोटा रूप करके इसको मैं बना देता हूँ, इधर देख लेते हैं। तो इसका मैं बेंडिंग का अगर रूप बनाऊंगा तो बेंडिंग में क्या होगा, ये जो बीम होगी वो कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, ये बेंड करेगी कुछ ऐसे, नाउ ये बेंड करेगी कुछ ऐसे, ये हो जाएगा बीम बेंड करते टाइम, ये बेंड करेगा कुछ ऐसे, एंड ये बेंड करेगा कुछ ऐसे। तो इस बेंडिंग के थोड़ा सा मैंने जूम करके बनाया, तो इस बेंडिंग के अगर आप इफेक्ट में देखोगे तो ये बेंडिंग कर जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बेंडिंग कर जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास में सपोर्ट लग रहा था, यहाँ पे तुम्हारे पास में सपोर्ट गिवन था, दैट इज द सपोर्ट, एंड हियर इट इज द सपोर्ट, हियर इट इज द सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पास में जो ब्लॉक था वो किस तरीके से डिस्टोर्ट हो गया, वो डिस्टोर्ट हो गया इस तरीके से। नाउ लुक एट दिस, ये बेंडिंग की वजह से हुआ है, ये ऐसे हो गया। जो पहले ब्लॉक तुम्हारा वर्टिकल में बना हुआ था इस तरीके से, येलो कलर में बना हुआ था, अब बेंडिंग की वजह से ये हो गया। और इसी चीज को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला, जिसका आपने रियल बिहेवियर ऐसे देखा है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जब ये सपोर्ट आपको दे रखा है इधर, सपोर्ट आपको दे रखा है इधर, तो ये क्या करेगा, ये क्रेक डेवलप करेगा अलोंग दिस लेंथ, अलोंग दिस साइड, ये क्रेक डेवलप करेगा अलोंग दिस वे। तो यहां से अगर आप देखते हो दोस्तों, तो मुझे एक चीज बताइए कि जो ये शियर क्रेक डेवलप हुआ इसको बोला जाता है शियर क्रेक, ये जो येलो कलर में दिया गया है इसको बोला जाता है शियर क्रेक, शियर क्रेक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो शियर क्रेक डेवलप हुआ है दोस्तों, ये शियर क्रेक किस डायरेक्शन में डेवलप हुआ है, डायगोनल टेंशन में या डायगोनल कंप्रेशन में, डायगोनल टेंशन में या डायगोनल कंप्रेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो तुम्हारे पास में शियर क्रेक हुआ अलोंग द डायगोनल कंप्रेशन, एंड द रेनफोर्समेंट विच इज प्रोवाइड इन द डायगोनल टेंशन, रेनफोर्समेंट जो दिया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा इन द डायगोनल टेंशन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो मैंने स्टील प्रोवाइड कर रखा था, यहाँ पे जो मैंने स्टील प्रोवाइड कर रखा था टेंशन साइड में, एक तो वो स्टील जो होगा शियर को रोकने के काम में आएगा, टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है वो शियर को रोकने के काम में आता है यहाँ पे। दूसरा, कंक्रीट जो है वो तो क्या रजिस्ट करेगी करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शियर एनफोर्समेंट को जो रजिस्ट कर, शियर क्रेक को जो रजिस्ट करता है वो रजिस्ट करेगा ओनली टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सीधी सी बात है यार, कि अगर ये क्रेक अपियर और डेवलप होता होता यहां तक चला जाए तब तो सेक्शन वैसे ही फेल हो गया, समझो इस चीज को। तो हम ये कहते हैं कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट विल नॉट रजिस्ट एनी शियर, whereas tensile reinforcement will resist the shear, that is the conclusion। तो गेट के अंदर तुमसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यहाँ पे हो जाएगा टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट resist shear force, resist shear force। जबकि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो होता है वो किसी भी तरह का शियर फोर्स नहीं लेगा। compression reinforcement will not carry, will not carry any shear force, any shear force। ठीक है जी। तो मेरे पास में अगर आप ये दो पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये बता दीजिए कि shear स्ट्रेसेस जो है किस किस के द्वारा ली जाती हैं, तो shear stresses are taken by, shear stresses are taken by, are taken by, पहला हो जाएगा कंक्रीट,
दूसरा हो जाएगा दैट इज मेन रेनफोर्समेंट, मेन टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट। तीसरा हो जाएगा शियर रेनफोर्समेंट, जो हम आगे डिजाइन करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट जो आगे हम डिजाइन करेंगे। सो दैट इज द वन। ये तीनों पॉइंट जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, राइट। चलिए, सो बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी सम गिव द डिटेल अबाउट द क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स के तौर पे हम लोगों ने एक हमारा एक टीम है जिसके अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं सारे मिलके। तो उसके अंदर जो है ऐश्वर्य सर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको सिखा रहे हैं मॉर्निंग के अंदर 7 to 8:30 पे। उसके बाद में मृगांक सर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको सिखा रहे हैं, दैट इज 8:45 से 10:15। आफ्टर दैट क्षितिज सर ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं। आरसीसी मेरा चल रहा है जिसके अंदर अभी हम लोग क्लास में 12:30 से 2। जियो टेक्निकल प्रांजुल सर, बीएमसी चेतन सर एंड ओसीएफ अभिषेक सर। ये जो है हम लोग गेट के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। एंड यूपीपीएससी का एग्जाम वी ऑल वी नो दैट इट इज वेरी क्लोज टू अदर, वेरी क्लोज। सो उसके लिए एवरी डे 2:30 से 3:30 हमारा एक सेशन चलता है जिसके अंदर हम लोग जो है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाते हैं। इसमें मंडे को जो है चेतन सर जो है वो यूपीपीएससी क्वेश्चन करवाएंगे, मृगांक सर ट्यूसडे को, क्षितिज सर वेनेसडे, मेरा थर्सडे को है जो कि थर्सडे को हो जाएगा। फ्राइडे को जो है वो ऐश्वर्य सर का है। तो नाउ दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ। पहले जो रेगुलर आ रहे हैं उनको तो खैर पता है मेरा नाम, जो नए हैं उनके लिए माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर। और जनरली मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट पैकेज कवर करता हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लेके स्टील स्ट्रक्चर तक। मैकेनिक्स तुम्हारा सबसे बेसिक है और स्टील सबसे टॉप पे है, ये सारा मैं कवर करता हूँ। प्लस पे आने के लिए आपको कोड यूज करना है, दैट इज द BL10 और 20। So there are two mode of the join an academy. There is a plus part and an iconic part. तो प्लस के अंदर हम डेली लाइव क्लासेस होती है, क्रैश कोर्स रहता है, वीकली टेस्ट रहते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है। इसके अलावा ये तो प्लस के लिए, इसके अलावा अगर आप आइकोनिक से आते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है। स्टडी बूस्टर सेशन होगा, टेस्ट के एनालाइज करके बताया जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, क्लासरूम नोट्स है या प्रैक्टिस सेट है वो आपको। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू दिस। और ये जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं दैट इज द क्रैश कोर्स। मैं आपको हर क्लास के अंदर लगभग बोलता हूं मैं, ये क्रैश कोर्स है जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। देर आर मेनी मोर थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस, जो यहाँ पे छोड़ दी गई है क्योंकि गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपको ईएससी के लिए करना है कंप्लीट रियल फीलिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस और वहां पे ये कोर्स होगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कोड यूज करने के बाद में जो फीस रिमेनिंग बचता है वो हो जाएगा ये वाला, दिस इज द वन। एंड दिस इज द आइकोनिक बेस हो जाएगा तुम्हारे पास। आइकोनिक के अंदर 12 मंथ और 24 मंथ के लिए है। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, इसको फॉलो करिए ताकि सबको क्लास का टाइमिंग वगैरह पता लग जाए। दिस इज टेलीग्राम लिंक, डाउनलोड द नोट्स, क्लासरूम नोट्स जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। These are some YouTube channels, like it and subscribe it, and don't forget to click on the ring bell. Also share with your friends. Thank you.